फ्रेंड्स, नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज मेरा टॉपिक है चाइना का संकट। कहा जा रहा है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग संकट में हैं। वो संकट में हैं या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि उन्होंने अपने देश को भारी संकट में डाल रखा है। अपने भले वो संकट से निकल भी जाएं, देश को उनके द्वारा किए गए संकट से निकलना अगर असंभव नहीं तो कम से कम आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। कहा जाता है कि डोंट ओपन मैनी फ्रंट्स एट ए टाइम। दुश्मनी के बहुत सारे दरवाजे एक ही साथ मत खोल दो। अब देखिए, भारत की सीमा पर वे बरसों से ढेर सारे सैनिकों को लेकर के बैठे हुए थे ही। उनको क्या जरूरत पड़ गई कि ताइवान में एक और फ्रंट खोलने का, एक ही साथ दोनों जगह। और देखिए फिर ये जो इंडो पैसिफिक जोन है वहाँ वे बुरी तरह से स्क्वाड के घेरे में पड़ गए हैं। उसके बावजूद भी हम्बन टोटा जो कि श्रीलंका का एक पोर्ट है वहाँ आकर के एक और संकट खड़ा कर दिया भारत के लिए। और उसी होकर के जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट है उसके लिए संकट, नया संकट पैदा कर दिया। लगता है संकट से बड़ा प्यार है उनको, वो संकट एक पर एक करते जा रहे हैं। अब देखिए BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, उसको चाइना से बाहर ले जाने के बहुत सारे विकल्प थे, बहुत सारे रास्ते खुले हुए थे। इसके बावजूद उन्होंने क्या रास्ता चुना? अक्साई चीन होकर के, POK होकर के, जो कि पहले से ही बुरी तरह विवाद में है। इसी कारण भारत ने ज्वाइन नहीं किया उसमें और कहा कि ये इलीगल है रास्ता। ये निरर्थक हर जगह संकट पैदा करने के लिए कहे जाते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि सेना में भी कहा जाता है और पार्टी में भी बहुत सारा संकट उन्होंने पैदा किया है। और इन सारे संकटों से बढ़ के जो आर्थिक संकट देश के लिए उन्होंने खड़ा किया है, इससे देश को निकलना आसान नहीं होगा। ये सारे संकट खुद इन्होंने ही इनिशिएटिव किया। इनके आने के पहले ये सारे संकट नहीं थे। ही हिमसेल्फ इनिशिएटेड ऑल दीज क्राइसिस। अब आप देखिए कि इनके आने के पहले ये जो चाइना है पहले से ही दुनिया का दूसरा सबसे अधिक दौलतमंद देश था अमेरिका के बाद, GDP के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इतना ही नहीं, अगर ये जो है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखिए तो अमेरिका को पीछे छोड़कर ये नंबर 1 पर हैं। ये पहले ही हो चुका है इनके आने के पहले। ये सत्ता में 2013 में आए, लेकिन उसके पहले सब हो चुका था। चाइना आगे बढ़ चुका था। यहाँ तक कि डेंग सियाओपिंग, उन्होंने 1977 में जो रिफॉर्म किया उस समय चाइना की क्या हालत थी? चाइना का दुनिया के आर्थिक विकास में कितना हिस्सा था? मात्र 1.8%। और 40 साल बाद होते होते यही आगे बढ़ के 18.2% हो गया। ये सब इनके पहले ही हो चुका था। और इतना ही नहीं, अमेरिका का जो अमेरिकी डॉलर है ये अमेरिका में कम है और चाइना के पास ज़्यादा है। ये फॉरेक्स रिजर्व दुनिया में सबसे अधिक तो है ही। अमेरिकी डॉलर होते हुए अमेरिका को कम है और इनको पास ज़्यादा है। ये करीब 3.2 ट्रिलियन डॉलर है। लगभग उतना ही अमाउंट है जितना कि टोटल इंडिया का GDP है। अब देखिए, इतने बड़े दौलतमंद हो करके फिर भी नए नए संकट उन्होंने पैदा करता रह किया। यहाँ तक कि देखिए WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना बहुत बाद में ज्वाइन किया, 2001 में ज्वाइन किया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहले बन चुका था। और जैसे ही ज्वाइन किया चाइना की इकोनॉमी दुनिया की इकोनॉमी से इंटीग्रेट हुई और देखते देखते चाइना दुनिया के ट्रेड का सेंटर बन गया, व्यापार का केंद्र बन गया। और कहा जाने लगा कि चाइना इज़ द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये सब उनके आने के पहले ही हुआ है, इसलिए मैं बार बार इस आपको बता रहा हूँ। और इसके बावजूद भी देखिए दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे अमेरिका की हो, चाहे यूरोप की हो, चाहे जापान की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, सारी कंपनी वहाँ पहुँच गई, व्यापार किया, मैन्युफैक्चरिंग किया और चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया इन लोगों ने। ये सारी बात तो पहले हो चुकी थी। अब ये जो
एक्सपोर्ट का जहाँ तक सवाल है, आप अंदाज कीजिए दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका से भी आगे चाइना ही है। एक ज़माने में इसका एक्सपोर्ट बहुत थोड़ा सा था और वो एक्सपोर्ट करीब करीब इतना बढ़ गया कि अमेरिका पीछे पड़ गया उससे। अब जो इतना दौलतमंद देश था, इतना समृद्ध देश था, एक इकोनॉमिक मिरेकल हो चुका था, इसके बावजूद भी ये शिंजियांग साहब जब से सत्ता में आए हैं तब से वहाँ का डाउनफॉल शुरू हो गया है। एक लीडरशिप के बारे में कहा जाता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। उसमें पहला इसका प्रिंसिपल होता है कि अपना पसंद नापसंद देश पर मत थोपिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन पर मत थोपिए, देश को अपने पसंद नापसंद से चलने दीजिए। अगर आप अपनी बात थोपते रहेंगे, अपना पसंद नापसंद, तो अपना भी संकट मोल लेंगे और साथ साथ देश को बिल्कुल खाई में गिरा देंगे आप, संकट पैदा कर देंगे आप। इस तरह से शी जिनपिंग साहब के आने के पहले, सत्ता में आने के पहले चाइना काफ़ी समृद्ध हो चुका था, लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आए कि ये आर्थिक रूप से ढलान चाइना के लिए शुरू हो गया। अब देखिए, जैसा मैंने कहा BRI प्रोजेक्ट, ये बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पहले से नहीं था, ये इन्हीं के समय में इन्होंने ही शुरू किया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया और इन्हीं के सत्ता में रहते हुए ये प्रोजेक्ट बीमार सा दिखने लगा है। और GDP ग्रोथ इनके आने के पहले 9 to 13% था। पूरी दुनिया में सबसे अधिक, दुनिया के लिए सपना था कि इतना भी लोग विकास कर सकता है। ये जैसे आए घटते घटते 4% पर पहुंच गया है। बल्कि IMF का अंदाज है कि अगले साल ये 4 से 3% पर आ जाएंगे। ये आर्थिक हालत हुई है वहाँ की। रियल इस्टेट, ये हाउसिंग सेक्टर, कहा जाता है कि हाउसिंग सेक्टर का 29% GDP का हिस्सा था। पूरे GDP में अकेला हाउसिंग सेक्टर 29% कंट्रीब्यूट करता था और वो पूरा 29% जो कंट्रीब्यूट करता था पूरी तरह से अभी ध्वस्त हो चुका है। ये उनकी देन है, शी जिनपिंग साहब की देन है। और जो घर खरीदने वाले लोग थे या बैंक जो लोन देता था और जो लोकल अथॉरिटी थे, वो सारे संकट में आ गए। बैंक की तो ऐसी हालत हो गई कि खरीदार पहुंचने लगे बैंक के, भाई हमारा पैसा वापस करो, आप कब डूब जाओगे पता नहीं। और बैंक की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। अंत में सेना को वहाँ टैंक भेजना पड़ा बैंक की सुरक्षा के लिए। ये हालत हो गई वहाँ पर। और लोकल अथॉरिटीज़ जो कम्युनिस्ट पार्टी के ही लोग उसमें ज़्यादातर रहते हैं, वैसे लोग बिगड़ गए ये शी जिनपिंग साहब से। इसलिए मैंने कहा कि पार्टी में भी और सेना में भी बहुत सारा बदलाव उन्होंने किया है जो संकट के रूप में सामने आया है। अब इन सारी बातों के साथ साथ अब देखिए वहाँ का जो बिजनेस का वातावरण है बहुत ख़राब हुआ है। वहाँ का जो सप्लाई चेन है वो बहुत भारी परेशानी में पड़ गया है। इसका कारण है जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक टेंशन। इतने सारे फ्रंट उन्होंने दुश्मनी के खोल दिए हैं कि हर तरफ से, चारों तरफ से टेंशन ही हो रहा है। तो ये कंपनियां और सुरक्षित हो गई हैं, इनसिक्योर हो गई हैं। सोचते हैं कि पता नहीं कल क्या होगा, हमारा सामान बनेगा नहीं बनेगा, कंपनी रहेगी नहीं रहेगी, सामान सही समय पर पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा। ये सारी परेशानियां कंपनी के लिए होने लगी। अब से गूगल जैसी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, एप्पल जैसी कंपनी को अगर परेशानी, बनावटी परेशानी से जूझना पड़े तो दुर्भाग्य है उस देश का ना। और इसके बावजूद भी देखिए एक और बात है कि कुदरत जो है ना वो भी आदमी देख करके खुश और ना खुश होता है, ऐसा ही लगता है अभी देख के वहाँ पर। अब देखिए इन्हीं के समय में जब ये प्रेसिडेंट है उसी समय में वहाँ भयंकर गर्मी पड़ी है और बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, लगभग वो थोड़ा बहुत हुआ है। और वहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है यांगजी, उस नदी का जलस्तर जो 20 मीटर हुआ करता था वो 7 मीटर पर आ गया। नतीजा क्या हुआ? बनने वाली बिजली, जो जल से पानी से बनने वाली बिजली 50% कम हो गया है। बिजली कम होने का नतीजा क्या हुआ? बड़ी बड़ी कंपनियों के काम रुक गए क्योंकि बिजली नहीं है, या कटौती कर रहे हैं, 2-2 दिन बंद रहता है, एक दिन खोलते हैं फिर बंद होता है। ये सारे अभाव में जी रही कंपनियां परेशानी में है।
तो इस तरह से चाइना ढलान पर है। अब एक बात आप जानते हैं कि जितना ही भारी चीज़ होता है या जितना ही भारी देश होता है, अगर बहुत ऊंचाई से अगर वो ढलान पर आ जाए तो बहुत तेज़ी से नीचे जाता है सॉरी। और इसके साथ ही वो बीच में रुकता नहीं ढलान पर, सीधा नीचे जाके खड़ा हो जाता है, ज़मीन पर पहुंच जाता है। तो चाइना वहीं पर है, तो भारत कहाँ है? भारत ढलान पर तो नहीं है, नीचे तो नहीं जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ये दोनों के कंपैरिजन में, इकोनॉमिक कंपैरिजन में हम कह सकते हैं। अब देखिए, जहाँ तक इंडिया की बात है, इसका असर इंडिया पर होना ही है। अगर चाइना में संकट आया तो इसका असर इंडिया पर भी होना है और पूरी दुनिया पर होना है, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क नीचे गया है ना, या जा रहा है। अब देखिए क्या कहते हैं कि इंडियाज इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना हैज सर्ज्ड बाय 34% ओवर $79 billion. That has happened only within 7 months, last 7 months of this year. Even as India's export to China has been plugged, कम हुआ by 37% to only 13 billion. अर्थात कि चाइना का जो इम्पोर्ट आ रहा है, वहाँ का सामान आ रहा है, वो 37% बढ़ गया है। इसके बावजूद कि वो सीमा पर बैठा हुआ है, हमारे सैनिकों को मारा है, इसके बावजूद भी वहाँ का इंपोर्ट बढ़ गया है और 34%। और जो एक्सपोर्ट जा रहा था वो कम हो गया। वो कम कितना हुआ? 37% कम हुआ। एक तरफ इंपोर्ट उनका बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट भारत का कम होता जा रहा है, उससे भी अधिक परसेंटेज। आप अंदाज कर सकते हैं कि कितनी परेशानी भारत के लिए है। और कहा जाता है भारत की इतनी बड़ी परेशानी ये इन्हीं के द्वारा किया गया है। ये शी जिनपिंग साहब ने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि भारत को यह देखना पड़े। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि वो जो व्यापार कर रहे हैं भारत के साथ, वो व्यापार में भी फेयरनेस नहीं है। वो सस्ते सामान को किसी तीसरे देश के मार्फत भारत में डंप कर रहे हैं, डंपिंग, ताकि भारत परेशानी में ही रहे। तो सिर्फ चाइना के संकट नहीं, दुनिया के लिए भी संकट उन्होंने किया है और भारत के लिए तो किया ही है। अब इन सारी बातों को देखते हुए आप देखिए कि ये ट्रेड डेफिसिट हो गया, करीब करीब 100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट। मतलब ये हुआ कि इंपोर्ट 100 बिलियन ज़्यादा और एक्सपोर्ट बहुत कम। तो ये अच्छी बात नहीं होती है। ट्रेड डेफिसिट इतना बड़ा हो किसी भी देश के आर्थिक सेहत के लिए अच्छी बात नहीं होती है। ये सब हुआ है चाइना के कारण, ये सब हुआ है वहाँ के प्रेसिडेंट के कारण। इनके सत्ता में आने के बाद अगर चाइना जो इतना समृद्ध था कि 9 से 13% वहाँ का जीडीपी ग्रोथ था, वो अगर 3% 4% पर आ जाए तो ये बहुत बड़ा संकट है चाइना के लिए ऊपर आने में, जैसा कि मैंने पहले कहा है। अब ये सारी परेशानियों में ये उसका मूल कारण है कि वहाँ के लीडरशिप का निगेटिव अप्रोच, सोचने का नकारात्मक तरीका। इससे भारत की परेशानी होती है, दुनिया की भी होगी, कि सबसे अधिक परेशानी उनके ऊपर ही होगी या उनके मुल्क पर होगी, देश पर होगी। ये सच है और सामने दिखाई दे रहा है। वो नहीं चाहते कि भारत आत्मनिर्भर भारत बने, वो चाहते हैं कि भारत चाइना निर्भर बना रहे। ये उनका सोच है। लेकिन भला ऐसा उनके सोचने से भारत रुकेगा? ये देखना है। अब देखिए पूरी दुनिया में ऐसे भी आर्थिक संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है। कोविड-19 उसका एक बड़ा कारण है। चाइना की इकोनॉमी जो ढलान पर है वो दूसरा सबसे बड़ा कारण है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। इन तीनों कारणों से पूरी दुनिया इन्फ्लेशन में है। लोग कहते हैं कि अगले साल रिसेशन भी शुरू हो जाए। अब जो भारत सामान खरीदता है दुनिया से वो इतना महंगा हो गया है। नतीजा क्या है? सिर्फ पिछले 7 महीने में भारत ने $80 बिलियन अधिक पेमेंट किया है। और हमारा जो 600 से 650 के बराबर था ये फॉरेक्स रिजर्व, वो घट करके 550 पर आ गया है। ये भारत का वो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ।
अब अंदाज कीजिए श्रीलंका, पाकिस्तान या लाओस पर क्या गुजर रहा है, जहाँ यह कर्ज दे करके उनकी स्वतंत्रता, उनकी आज़ादी अपने हाथ में छीन रहे हैं। ये हालत है। अब देखिए, ये सारी परेशानियां तो हैं, लेकिन खाली परेशानियां ही भारत को नहीं है, बहुत अच्छी बातें भी हैं जो हो सकता है कि भारत इससे उबर जाए, और चाइना अगर गिर रहा है तो भारत तेज़ी से ऊपर भी उठ जाए। अब देखिए, दुनिया की 5th इकोनॉमी भारत बन गया है, पहले 6 था। इंग्लैंड को, ब्रिटेन को पीछे छोड़ करके टुडे इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, 5th लार्जेस्ट GDP ऑफ द वर्ल्ड। संभव है जो इनसे आगे हैं जापान या जर्मनी, 100-150 बिलियन डॉलर आगे हैं। अगर यही विकास दर भारत का बना रहा, और जहां जापान और जर्मनी का विकास दर है वो वही रहा, तो कहा जाता है कि 4 से 5 साल होते होते इंडिया 5वें स्थान से 3रे स्थान पर चला जाए। लेकिन 3रे स्थान से दूसरे पर जाना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि दूसरे स्थान पर चाइना बैठा हुआ है, पहले स्थान पर अमेरिका बैठा हुआ है, और इंडिया और चाइना के बीच में बहुत बड़ा गैप है। इंडिया अगर 3.2 बिलियन डॉलर का, इंडिया का 3.2 ट्रिलियन डॉलर इंडिया की हस्ती है, इकोनॉमिक हस्ती, तो चाइना कितना है? 18 ट्रिलियन डॉलर। अब सोच लीजिए, ये 15 ट्रिलियन डॉलर चाइना के पास अधिक है। लेकिन जिस तेज़ी से ढलान पर है चाइना, कोई बड़ी बात ना हो कि भारत 5 साल में, भले ना अगले 10-20 साल में उसको पीछे छोड़ देगा, बशर्ते कि भारत का पॉजिटिव अप्रोच जैसा है वैसा बना रहे, और निगेटिव चीज़ें जो चाइना कर रहा है वही करता रहे। अब मान लीजिए, ये जो शी जिनपिंग साहब, हो सकता है संकट से बाहर भी आ जाएं और फिर से सत्ता में आ जाएं, या उन्हीं की तरह की जो मानसिकता है वो अगर सत्ता में आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। संकट का कहीं अंत नहीं होगा, यह अंतहीन संकट चाइना के लिए रहेगा। दूसरों पर भी संकट ये पैदा करेंगे। भारत, जैसा मैंने कहा कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरी दुनिया में, और इसके साथ ही सिर्फ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं, 5th लार्जेस्ट इक्विटी भी है, ये प्राइवेट मार्केट। इसके साथ ही MSCI, जो कि इमर्जिंग मार्केट के लिए कहा दिया जाता है, वो चाइना के बाद पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर भारत ही है। भारत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है, इसके बावजूद भी समस्याएं बड़ी हैं इनके सामने। और इन सारी बातों को देखते हुए लगता है कि ये सारी चुनौतियां जो भारत के सामने हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन इससे पार पा सकता है भारत। इन चुनौतियों से आगे बढ़ सकता है भारत, और इन चुनौतियों को ये अवसर में बदल सकते हैं। चुनौतियां अवसर में बदल जाए, इसके लिए भारत को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए, भारत की क्या समस्या है? इन्फ्लेशन का है, करप्शन का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है। ये उभरना बड़ी बात नहीं है, भारत उभर सकता है। और दूसरी बात, अगर भारत ये सोचता है कि चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ आ जाए, अभी तो बहुत थोड़ा सा वो लोग आ रहे हैं, आ भी चुके हैं, कुछ सामान भारत में बनने भी लगा है, लेकिन बल्क बहुत बड़ी तादाद में अगर वो भारत आना चाहते हैं तो भारत को भी उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तैयार कैसे होगा भारत? यहाँ बिजली की कमी रहेगी, यहाँ की ज़मीन बहुत महंगी अगर है, रोड नहीं है, पोर्ट अगर ठीक नहीं है यहाँ पर, तो कोई कंपनी नहीं आएगी। कंपनी तभी आएगी जब उसको आप सुविधा देंगे, ये जो सप्लाई चेन है उसको इम्प्रूव करेंगे, ये लैंड जो है वो सस्ते रेट पर उनको मुहैया करेंगे, तभी वो आपके यहाँ आएंगे। और जो वो आएंगे तो जो चाइना को पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकता है, वो आपको भी बना सकता है, भारत को भी बना सकता है। लेकिन उसके लिए बिना मेहनत का नहीं होगा, बिना काम किए हुए नहीं होगा। अब ये जो सारी समस्याएं हैं, जो उनका अप्रोच है, ये उनका लीडरशिप का अप्रोच, ये लीडरशिप के अप्रोच में चाइना के संकट का कहीं अंत नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा। अब इन सारी बातों को देखते हुए कहा जाता है कि ये जो सावधान रहने की एक वर्ड ऑफ कॉशन रिमेन्स वेरी इम्पोर्टेंट। मेकिंग इन्वेस्टमेंट इज वेरी ईजी थिंग, यू कैन ईजीली मेक इन्वेस्टमेंट, बट टू क्रिएट वेल्थ इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। आप पैसे लगा सकते हैं, उस पैसे से मुनाफा कमाना आसान नहीं होता है, पैसा लगाना आसान होता है सिर्फ। इन सारी बातों को देखते हुए लगता है कि चाइना आ जाए, किसी का रास्ता नहीं रोक सकता है, थोड़ी देर के लिए परेशानी पैदा कर सकता है,
उस परेशानी से भारत या कोई भी मुल्क आगे बढ़ेगा। और ये भी संभव है दैट कंट्री लाइक इंडिया कैन ओवरटेक चाइना, मे टेक टाइम प्रोवाइडेड इंडिया मेक एफर्ट्स अकॉर्डिंगली। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।